Welcome to HCF classes. Online classes for geology, environment science, computer science, general knowledge, English, and test reach. Thus, topic wise charful. Test reach. Fees, environment science, geology, computer science. You can contact 395 495 and website www.hcfclasses.com. हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इंग्लिश की हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, एकदम बेसिक से उठाकर हम लोग इंग्लिश को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश के अंदर जब हमने बचपन में शुरुआत की थी तो हमने क्या सीखा था? अल्फ़ाबेट से शुरुआत की थी। यहाँ भी हम लोग बिल्कुल अल्फ़ाबेट से ही शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट। बचपन में बच्चों को अल्फ़ाबेट ही पढ़ाया जाता है, ठीक। हमने अल्फ़ाबेट पढ़े हैं। इंग्लिश के अंदर कितने अल्फ़ाबेट हमने पढ़े हैं? कितने अल्फ़ाबेट हमारे पास इंग्लिश में होते हैं? कई बार हम लोग जवाब दे देते हैं 26 अल्फ़ाबेट हमारे पास होते हैं। देखिए 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है अल्फ़ाबेट और एक हमारा होता है लेटर्स। ये दो अलग अलग चीजें इंग्लिश में होती हैं। काफी बार इसके ऊपर अल्फाबेट के ऊपर प्रश्न आ चुका है, कई कॉम्पिटिशन्स में प्रश्न आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अल्फाबेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है? एक होता है। इंग्लिश में अल्फाबेट एक है। इंग्लिश में ही नहीं, हर भाषा में अल्फाबेट हमारे पास क्या होता है? एक ही होता है। और लेटर्स की संख्या हर भाषा में अलग अलग होती है। अंग्रेजी में वो संख्या कितनी है? 26। ठीक। अगर आप इसको हिंदी से समझें तो अल्फाबेट को हम लोग कह देते हैं हिंदी में वर्णमाला। ये हमारी वर्णमाला कहलाती है। और लेटर्स, इसको हम हिंदी में कह देते हैं वर्ण या अक्षर। ठीक। जैसे हम लोग हिंदी में बाराखड़ी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में बाराखड़ी पढ़ते हैं, तो बाराखड़ी हिंदी में एक चलती है या अलग अलग टाइप की चलती है? एक ही चलती है। तो पूरी बाराखड़ी जो है हिंदी की वर्णमाला है कि नहीं है? और उस एक वर्णमाला के अंदर वर्णों की संख्या अधिक है। उसी तरह अंग्रेजी के अंदर ए से लेकर जेड तक जो हमारा सेट हमारे पास मौजूद है, अक्षरों का जो सेट हमारे पास है ए से लेकर जेड तक, इसको अंग्रेजी की वर्णमाला ही तो कहते हैं। और इस वर्णमाला को इंग्लिश में क्या नाम दे दिया गया है? अल्फाबेट कह देते हैं। ठीक। तो अल्फाबेट हमारे पास क्या होती है? एक ही होती है हर भाषा में। और उस एक अल्फाबेट के अंदर लेटर्स की संख्या हर भाषा में अलग अलग हो सकती है। अंग्रेजी में वो संख्या कितनी है? 26 है। और जो 26 है वो हमारे क्या है? लेटर्स हैं। और ये पूरा सेट ए से लेकर जेड तक हमारे पास है, ये हमारे लिए क्या कहलाता है? अल्फाबेट। तो आगे से अगर आपसे अल्फाबेट पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। अब इसके ऊपर कई बार प्रश्न भी आ चुका है, जो चीज होती ही एक है उसका आप बहुवचन बना सकते हो क्या? जैसे वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है एक ही है, तो इंडिया का कभी बहुवचन इंडियाज हो सकता है क्या? सचिन तेंदुलकर एक ही है, तो कभी सचिन तेंदुलकर्स हो सकता है क्या? ताजमहल हमारे पास एक ही है, तो क्या ताजमहल हम लोग कर सकते हैं क्या? तो जो चीज होती ही एक है तो उसका बहुवचन नहीं बन सकता। उसी तरह से अल्फाबेट जब एक ही होता है एक भाषा में तो उसका अल्फाबेट्स कह सकता हूं क्या? जी नहीं, मैं अल्फाबेट्स उसका नहीं कर सकता। अगर मैं एक भाषा की बात करता हूं, एक भाषा के अंदर अल्फाबेट तो एक ही होगा और उस अर्थ के अंदर आप उसका अल्फाबेट्स नहीं कर सकते। अल्फाबेट्स आप कब कर सकते हो? उस केस में आप अल्फाबेट जरूर कर सकते हो अगर मैं अलग अलग भाषाओं की बात करूं। मान लो कि मैं हिंदी की बात भी कर देता हूं, मैं इंग्लिश की बात भी कर देता हूं, मैं उर्दू की बात भी कर देता हूं। तो अब मैं एक भाषाओं की बात कर रहा हूं या अलग अलग भाषाओं की बात कर रहा हूं? हिंदी की वर्णमाला भी आपके पास है, इंग्लिश की वर्णमाला भी आपके पास है, उर्दू की वर्णमाला भी आपके पास है। अगर मैं इन अलग अलग भाषाओं की बात करूं तो अलग अलग भाषाओं की वर्णमालाएं, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करूं, उस केस में मैं जरूर अल्फाबेट्स कह सकता हूं। लेकिन सिर्फ एक भाषा की अगर मैं बात करूंगा, सिर्फ हिंदी की बात करूंगा, तो हिंदी के अंदर तो एक ही अल्फाबेट होगी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूंगा केवल, तो इंग्लिश में तो एक ही अल्फाबेट होगी। उर्दू की अगर बात करूंगा तो उर्दू की वर्णमाला अल्फाबेट तो सिर्फ एक ही होगी। तो यानी एक भाषा की अगर बात करूंगा उस केस में मैं इसको अल्फाबेट्स नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ अल्फाबेट ही होगा। तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा।
कई बार एग्जाम में इसके प्रिपरेशन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी अंग्रेजी में अल्फाबेट हमारे पास कितनी है? एक अल्फाबेट है, उस एक अल्फाबेट में लेटर्स कितने हमारे पास? 26। अब हम इन लेटर्स पे अगर गौर करें तो इन लेटर्स की कोई वैल्यू है क्या? जैसे मैं आपके सामने ये आकृति बना देता हूं, तो ये आकृति बनाते ही आपके मुंह से क्या निकलेगा? Z। ठीक, ये आकृति बनाते ही आपके मुंह से क्या निकला? Z निकला। Z ये सिर्फ एक आवाज निकली है या कोई अर्थ निकला है? सिर्फ और सिर्फ आवाज है, कोई अर्थ है क्या इसका? मैं आपको कह दूं Z, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं समझोगे। यानी कि ये आकृति Z जो है सिर्फ और सिर्फ एक आवाज है कि नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और ऐसी आवाज जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, मैं उसको भाषा कह सकता हूं क्या? एक साधारण सा प्रश्न है मेरा, किस भाषा क्या होती है? भाषा हम किसको कहते हैं? सीधा सा इसका एक जवाब यह है कि हर वो आवाज जिसका अर्थ सामने वाला समझ जाए, वो आवाज ही तो भाषा है कि नहीं है। हम इसको परिभाषा में ढालकर रट लेते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, वो माध्यम हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे इस वक्त मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है उसको आप समझ पाओगे, आपके मुंह से जो आवाज निकलेगी मैं उसको समझ पाऊंगा आप क्या कहना चाहते हो। तो ये आवाज ही तो हमारे बीच में विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। तो इस आवाज को ही तो क्या कह देते हैं? भाषा। इस वक्त इस आवाज को क्या नाम दे दिया गया? हिंदी। तो अगर मैं सीधा सा ये कह दूं कि हर वो आवाज जिसका अर्थ सामने वाला समझ जाए, वो आवाज भाषा ही तो है कि नहीं है? ठीक, लेकिन ऐसी आवाज जिसका कोई अर्थ ही ना हो, उसे मैं भाषा कह सकता हूं क्या? आवाज तो मैं इस मार्कर को नीचे गिरा दूंगा तो भी आएगी, आवाज तो किसी के गिरने की भी आएगी, आवाज तो पंखों के चलने की भी आती है, बाइक के चलने की भी आती है, लेकिन वो आवाज भाषा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं है। उसे ही भाषा में शामिल किया जाएगा, उसी आवाज को भाषा कहा जाएगा जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। यानी कि अर्थ को प्रदर्शित करने वाली आवाज ही हमारे लिए क्या है? भाषा है। तो इस वक्त ये जो है ये आकृति सिर्फ एक आवाज को प्रदर्शित कर रही है या एक अर्थ को दर्शा रही है? सिर्फ एक आवाज है। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ एक आवाज है, इसलिए मैं इसको भाषा नहीं कह सकता। उसी तरह अगर मैं आपके सामने ये आकृति बना दूं तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? R। सिर्फ और सिर्फ एक आवाज ही निकल रही है या अर्थ निकल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक आवाज ही है जिसका कि कोई अर्थ नहीं है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है? एक आवाज हो गई कि नहीं? R। इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है, तो मैं इसको भी भाषा नहीं कह सकता। आप बिल्कुल भाषा से अभी बाहर हो कि नहीं? उसी तरह मैं आपके सामने ये वाली आकृति बना दूं तो ये आकृति बनाते हैं आपके मुंह से क्या निकलेगा? S। सिर्फ एक आवाज निकल रही है या अर्थ निकल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक साउंड है कि नहीं है? यानी कि ये जितने भी लेटर्स आपके पास हैं ए से लेकर जेड तक, आप इनको अलग अलग पटक दो, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आवाज को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह मात्र हैं कि नहीं है? इनका कोई अर्थ नहीं है, और जब तक अर्थ ना हो हम उसे भाषा नहीं कह सकते। ठीक, अब इनको अलग अलग ना पटक के हम इनको समेटना शुरू करते हैं, हम इनको जोड़ना शुरू करते हैं। एस के साथ अगर मैं ये जोड़ दूं SUN, सन, अब इसका अर्थ बना कि नहीं बना? सन यानी सूरज, आप अर्थ समझ गए। और जब अर्थ समझ में आना शुरू हो गया, सामने वाले की बात समझ में आना शुरू हो गई, यानी कि भाषा का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको भाषा के अंदर शामिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शुरुआत भाषा की कहां से होगी? यहां से शुरुआत हो रही है कि नहीं हो रही है? Z, इस वक्त इस Z का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर इस Z के साथ मैं ये कह दूं ZERO, जीरो, जीरो मतलब शून्य, अब अर्थ बनना शुरू हो गया कि नहीं? तो अब आप कह सकते हो यहां से भाषा की शुरुआत हो गई कि नहीं? तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? भाषा की यहीं से शुरुआत करेंगे, और भाषा की शुरुआत हो गई यानी कि हम भाषा की ग्रामर की भी शुरुआत कर सकते हैं। R, इस वक्त इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं RAT, रैट, अब अर्थ बनना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? तो यानी शुरुआत कहां से होगी? यहीं से शुरुआत होती है कि नहीं? यानी कि अंग्रेजी की शुरुआत, किसी भी भाषा की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। और ये हमारे लिए क्या हो गए? हम इनको क्या कह सकते हैं? वर्ड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये SUN, सन, हमारे लिए क्या हो गया? एक वर्ड, एक शब्द हो गया कि नहीं हो गया? और शब्द का ही अर्थ बनता है
एस यू एन सन हमारे लिए क्या हो गया, वर्ड, एक शब्द हो गया कि नहीं, और शब्द से ही तो अर्थ बनना शुरू होता है कि नहीं। जीरो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक वर्ड हो गया कि नहीं, और शब्द बन गया, शब्द का एक अर्थ बन गया कि नहीं बन गया, और अर्थ बन गया यानी कि भाषा का निर्माण शुरू हो गया। रैट चूहा हमारे लिए क्या हो गया, एक वर्ड हो गया कि नहीं, एक शब्द हो गया कि नहीं। तो यानी कि हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से शुरुआत की जाएगी, वर्ड से शुरुआत करते हैं। आप वर्ड को बिखेर दो, आर अलग, ए अलग, टी अलग, तो ये अर्थ रह जाएगा, केवल आवाज बन के रह गई, यानी सिर्फ और सिर्फ आवाज बन के रह जाएंगी। अब जीरो के अंदर जेड अलग, ई अलग, आर अलग, ओ अलग कर दोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आवाज बन के रह जाएंगी। एस के अंदर यू अलग कर दूं, एन अलग कर दूं तो ये अर्थ रहेगा या फिर केवल आवाज बन के रह जाएंगी, यानी इनका अर्थ बिखर जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक आवाज बन के रह गई कि नहीं। यानी कि अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स जो हैं इनको आप अलग अलग पटक दो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाज को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह मात्र बन के रह जाते हैं। लेकिन जब इन आवाजों को, इन लेटर्स को हम मिलाना शुरू करते हैं तो फिर हमारे लिए एक शब्द बनना शुरू हो जाता है कि नहीं, और शब्द बन गया यानी कि अर्थ की शुरुआत वहां से हो जाती है, और अर्थ बनना शुरू हो गया यानी कि भाषा का निर्माण शुरू हो गया कि नहीं। तो फिर हम भाषा को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और भाषा बनना शुरू हो गई, अब धीरे धीरे उसकी ग्रामर की भी शुरुआत हो जाती है। तो शुरुआत हमारी कहां से करेंगे, वर्ड से हम लोग शुरुआत करते हैं। बचपन में भी बच्चे को सबसे पहले शब्द ही तो दिए जाते हैं। याद कीजिएगा, आप लोग जब स्कूल गए थे तो शुरुआत कहां से करी थी, ए फॉर एप्पल बोलना आपको सिखाया था, आर फॉर रेट बोलना आपको सिखाया था, सी फॉर कैट बोलना आपको सिखाया था। यानी हम शुरुआत कहां से करते हैं, वर्ड से ही तो करते हैं। जब बच्चा दुनिया में आता है, वो बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो लेटर्स बनाना सीखता है या फिर शब्द बनाना सीखता है। उसको सीधा सीधा उसको शब्द बुलवाते हैं कि नहीं, वो सीधा सीधा शब्दों का उच्चारण करता है कि नहीं, क्योंकि शब्द से ही तो अर्थ शुरू होता है। वो माँ बोलना सीखता है, वो मम्मी बोलना सीखता है, वो पापा बोलना सीखता है, वो बुआ बोलना सीखता है, वो फैन बोलने की कोशिश करता है, कैट बोलने की कोशिश करता है। यानी कि उसको हम शब्दों से ही तो शुरुआत करते हैं कि नहीं। यानी कि हम लोग यहाँ पर ग्रामर की सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, हमारी वर्ड के नाम से जानी जाएगी। हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, वर्ड से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए, यानी कि ग्रामर की शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, वर्ड से ही शुरुआत करते हैं। भाषा की शुरुआत कहां से करेंगे, वर्ड से ही करेंगे। हमारी सबसे पहली सबसे छोटी इकाई को क्या नाम दिया गया है, वर्ड के नाम से जाना जाता है। और वर्ड हम किसको कहेंगे, मैं आपको ये कह सकता हूं सीधा सीधा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक, अक्षरों का समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे इस वक्त इसका कोई अर्थ है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ एम एक आवाज बन के रह गया है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए क्या है, एक अक्षर है, एक आवाज को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह मात्र है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, मॉर्निंग। यानी कि अब हमारे लिए क्या बन गया, एक शब्द का निर्माण हो गया कि नहीं। मॉर्निंग, आप अर्थ बनाना शुरू आपने कर दिया, मॉर्निंग यानी सुबह, यानी कि आप अर्थ समझना शुरू हो गया। तो यानी कहां से शुरुआत हो रही है हमारी लैंग्वेज की, भाषा की, यहीं से शुरुआत हो रही है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, शब्द के नाम से जाना गया है। मैं अगर आपके सामने ये लिख दूं टी, तो सिर्फ और सिर्फ एक आवाज है जिसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं TABLE, टेबल, अब अर्थ बनना शुरू हो गया कि नहीं। तो शुरुआत हमारी भाषा कहां से शुरू हो रही है, यहीं से शुरू हो रही है, और इसको मिला करके क्या नाम दे दिया गया अक्षरों के समूह को, वर्ड। तो हमारी सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वर्ड से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, तो ग्रामर की सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट को क्या नाम दिया गया है, वर्ड। यानी अक्षरों का समूह, अक्षरों का मेल, ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इकाई की बात करते हैं। अगली इकाई हमारी आती है फ्रेज। शुरुआत हमारी किससे हुई, वर्ड से। अगली इकाई को नाम दिया गया है फ्रेज। ठीक, फ्रेज किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों के मेल से हमने क्या बनाया है, शब्द का निर्माण किया, और शब्दों के समूह से हमारा क्या बनता है, फ्रेज कहलाता है। इसको मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह हमारे लिए क्या कहलाता है, फ्रेज के नाम से जाना जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह हमारे लिए क्या है, फ्रेज कहलाता है। कहीं भी आपको शब्दों का समूह नजर आए, वो शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाता है। जैसे
अगर आपके सामने ये लिखा जाए एम, इस वक्त इसका कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ एम एक आवाज बन के रह गया। अगर मैं ऐसा लिखूं, अब हमारे लिए क्या हो गया? मॉर्निंग एक शब्द का निर्माण हो गया कि नहीं? तो मॉर्निंग हमारे लिए क्या हो गया? सिर्फ एक शब्द है। मैं इसको अगर ऐसा कर दूं, इन द मॉर्निंग, इस वक्त ये शब्द है या शब्दों का समूह हो गया? शब्दों का समूह है। इन द मॉर्निंग 3 शब्दों का एक समूह बन गया कि नहीं बन गया? तो ये शब्दों का समूह जहां भी बन जाए, इसको क्या नाम दिया गया है? फ्रेज के नाम से जाना गया है। तो इन द मॉर्निंग पूरा मिलाकर के हमारे लिए क्या हो गया? फ्रेज कहलाता है। टी, इस वक्त इसका कोई अस्तित्व है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आवाज है। TABLE, टेबल, अब हमारे लिए क्या बन गया? एक वर्ड, एक शब्द का निर्माण हो गया। मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, ऑन द टेबल, अब ये शब्द है या शब्दों का समूह है? ऑन द टेबल ये शब्दों का समूह हो गया कि नहीं? तो ये शब्दों का समूह ऑन द टेबल क्या कहलाएगा हमारे लिए? ये पूरा का पूरा फ्रेज के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह कहीं भी आपको दिखे तो आप उसको क्या नाम दे दोगे? फ्रेज के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह अगर मैं ये कहूं शर्ट, ये तो हमारे लिए क्या हो गया? वर्ड। और अगर मैं ये कह दूं माई शर्ट, अब शब्द है या शब्दों का समूह? शब्दों का समूह बन गया कि नहीं? शब्दों का समूह चाहे 2 हो या 2 से ज्यादा हो, है तो शब्दों का समूह। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? फ्रेज के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे लिए क्या कहलाता है? फ्रेज के नाम से जाना जाता है। अब यहां एक चीज पर गौर कीजिएगा, इन द मॉर्निंग शब्दों का समूह है, फ्रेज है, अर्थ है या नहीं है इसका? अर्थ तो है, बिल्कुल अर्थ है, क्योंकि अर्थ तो शब्द से ही बनना शुरू हो जाता है और शब्दों के समूह से तो फ्रेज बनाया। तो इन द मॉर्निंग अर्थ तो बन रहा है कि सुबह के टाइम में, अर्थ तो है, अर्थहीन तो है नहीं। इन द मॉर्निंग यानी सुबह के टाइम में, अर्थ तो है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना सा बोल के चुप हो जाऊं, इन द मॉर्निंग, आगे कुछ भी ना बोलूं, तो मेरी बात आपको पूरी समझ में आ जाएगी क्या? या मेरा मैसेज, मेरी बात अभी अधूरी रहेगी? मेरी बात अधूरी रहेगी कि नहीं? इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में, अर्थ तो है, लेकिन अर्थ पूरा है या अधूरा है? सामने वाले की बात पूरी नहीं हुई, अर्थ इसका क्या है? अधूरा है कि नहीं है? इसीलिए हमारा क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह तो हो लेकिन उसका अर्थ अधूरा हो, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। अगर ऐसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ ही पूरा हो जाए, सामने वाले की बात ही कंप्लीट हो जाए, तो वो तो हमारा वाक्य बन जाता है, उसको तो हम लोग सेंटेंस कहते हैं कि नहीं? लेकिन अर्थ पूरा हुआ नहीं, केवल और केवल एक शब्दों का समूह है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? फ्रेज के नाम से जाना जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, दैट इज फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, दैट हैज सम मीनिंग, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ तो हो, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, पूर्ण अर्थ नहीं है, वो हमारा फ्रेज के नाम से जाना जाता है। जैसे ऑन द टेबल, अब अर्थ तो है कि टेबल के ऊपर की बात हो रही है, लेकिन आगे क्या? मेरी पूरी बात समझ में आ गई क्या आपको? मेरा पूरा मैसेज आपको मिल गया क्या? अधूरापन है कि नहीं इसमें? तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? फ्रेज। माई शर्ट, अर्थ तो है कि मैं अपने शर्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल इतना सा बोलकर चुप हो जाऊं, माई शर्ट, आगे क्या? आगे मेरी पूरी बात समझ में आ गई क्या? अधूरापन है कि नहीं इसके अंदर? तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? फ्रेज। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अर्थ तो है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, वो हमारे लिए क्या बनकर आता है? फ्रेज के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी इकाई हमारी क्या कहलाती है? फ्रेज। ठीक। नेक्स्ट, तीसरी इकाई की हम लोग बात करते हैं। तीसरी इकाई को अंग्रेजी में नाम दे दिया गया है क्लास, CLAUSE, क्लास। क्लास किसको कहते हैं? क्लास भी फ्रेज की तरह ही अपने आप में क्या है? एक शब्दों का समूह है। यानी कि मैं इसके बारे में भी लिख सकता हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी ये भी हमारे लिए क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, शब्दों का ही समूह है। ठीक। फ्रेज भी हमारे लिए क्या था? शब्दों का समूह था। और क्लास भी हमारे लिए क्या है? शब्दों का समूह है। फ्रेज का अर्थ पूरा था या अधूरा था? अधूरा था। क्लास का अर्थ पूरा होगा या अधूरा?
इसका भी अर्थ अधूरा ही होगा। यानी क्लास भी जो है फ्रेज की तरह ही एक शब्दों का समूह है और क्लास का भी अर्थ जो है फ्रेज की तरह ही अधूरा ही होता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे शुरू से अगर बात करूं तो ये क्या है, इस वक्त एम एक लेटर है और लेटर का कोई अर्थ नहीं होता। अब अगर मैं ऐसा कह दूं मॉर्निंग, अब ये हमारे लिए क्या बन गया, एक वर्ड, एक शब्द बन गया कि नहीं। मॉर्निंग एक वर्ड है और मैं इसको ऐसा कर दूं इन द मॉर्निंग, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, फ्रेज, शब्दों का समूह हो गया। इन द मॉर्निंग अर्थ अधूरा है, फ्रेज। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, When I get up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूं। इस वक्त भी ये शब्दों का ही समूह है। When I get up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूं, इस वक्त भी क्या है, ये शब्दों का समूह ही है। और इस वक्त भी इसका अर्थ पूरा है अधूरा है। When I get up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूं, मैं इतना सा बोल के चुप हो गया, जब मैं सुबह उठता हूं, मेरी बात पूरी हो गई क्या, नहीं हुई, अभी भी अधूरापन है कि नहीं इसके अंदर। यानी इस वक्त भी ये शब्दों का समूह ही है व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, और इस वक्त भी इसका अर्थ क्या है, अधूरा ही है। ठीक, अगर अर्थ पूरा होता तो सेंटेंस बनता, लेकिन अर्थ पूरा हुआ नहीं इसलिए वाक्य बन नहीं पाया। यानी इस वक्त भी ये शब्दों का समूह ही है और इस वक्त भी इसका अर्थ अधूरा ही है। लेकिन यहां आप एक चीज नोट करो, इस शब्दों के समूह में कोई कर्ता और क्रिया है क्या आपके पास, कोई वर्ब है क्या? जी हाँ बिल्कुल, गेटअप हमारी क्या हो गई, वर्ब। गेटअप हमारे लिए क्या है, वर्ब, क्रिया है। और जब क्रिया है तो उसको करने वाला कर्ता तो होगा ही होगा, बिना कर्ता के क्रिया हो सकती है क्या? सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। ठीक, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता क्रिया दोनों मौजूद है कि नहीं है। यानी इस वक्त इस शब्दों के समूह में कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं और उसके बावजूद भी अर्थ पूरा है या अधूरा है, अधूरा है। यानी कि ये इस वक्त एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसके अंदर कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं और उसके बावजूद भी अर्थ अधूरा है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया हमारे लिए, क्लास के नाम से जाना जाएगा। यानी इस वक्त ये ऐसा शब्दों का समूह है जिसके पास इसका खुद का कर्ता क्रिया भी मौजूद है और उसके बावजूद भी इसका अर्थ क्या है, अधूरा है। तो ऐसा शब्दों का समूह जिसके अंदर कर्ता क्रिया दोनों मौजूद हो और उसके बावजूद भी अर्थ अधूरा हो, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्लास के नाम से जाना जाता है। अब ये पूरा का पूरा मिलाकर हमारे लिए क्या कहलाएगा, एक क्लास के नाम से जाना जाएगा व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक, तो अंतर समझ में आया, क्लास और फ्रेज में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, समानता क्या है, दोनों ही शब्दों के समूह हैं और दोनों का अर्थ अधूरा है। अंतर क्या है कि क्लास के अंदर कर्ता और क्रिया ये दोनों शामिल होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों शामिल होते हैं। तो ऐसा शब्दों का समूह जिसके अंदर कर्ता क्रिया दोनों शामिल हो और उसके बावजूद भी अर्थ अधूरा हो, तो वो पूरा शब्दों का समूह हमारे लिए क्या कहलाता है, क्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक, और देखिए When I saw this table, जब मैंने इस टेबल को देखा, अर्थ पूरा है या अधूरा है, अधूरा है। अर्थ तो पूरा हुआ नहीं कि जब मैंने इस टेबल को देखा। लेकिन चेक करो, इस वक्त इस शब्दों के समूह में कर्ता या क्रिया मौजूद है क्या? जी हाँ बिल्कुल। सो हमारा क्या हो गया, वर्ब, और आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद है कि नहीं है। तो ये ऐसा शब्दों का समूह है जिसके पास इसका खुद का कर्ता क्रिया भी मौजूद है और उसके बावजूद भी अर्थ पूरा है या अधूरा है, उसके बावजूद भी इसका अर्थ अधूरा है। तो ये पूरा शब्दों का समूह हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्लास के नाम से जाना जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक क्लास है। ठीक, एक और शब्दों का समूह आपके सामने है, इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो। अर्थ पूरा है या अधूरा है सामने वाले का? जी हाँ, बात उसकी अभी भी अधूरी है, इसलिए सेंटेंस तो ये बना नहीं, वाक्य तो है नहीं। लेकिन चेक करो, यू और कम, कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद है कि नहीं है। यानी कि ये शब्दों का ऐसा समूह है जिसके पास इसका खुद का कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद है और उसके बावजूद भी अर्थ पूरा है या अधूरा है, अधूरा है। तो इस वक्त ये पूरा शब्दों का समूह आपके लिए क्या बन गया, एक क्लास के नाम से जाना जाएगा। ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या है, क्लास कहलाएगा। ठीक, क्योंकि कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद हैं।
और अगर कर्ता और क्रिया नहीं हो, सिर्फ शब्दों का समूह हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? फ्रेज। जैसे अगर मैं ये लिखूं, एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, इस वक्त ये शब्दों का समूह है। कोई कर्ता या क्रिया इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, इसलिए ये हमारे लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ्रेज बन के रह गया। लेकिन इसी चीज को अगर मैं ऐसा लिखूं, When he was at 16, जब वो 16 का था, ठीक। अब ये When he was at 16, जब वो 16 का था, अब हमारे लिए क्या बन गया? फ्रेज या क्लास? अब हमारे लिए क्या हो गया? ये क्लास में बन गया। क्यों? क्योंकि ही और वोज, कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद है कि नहीं है, तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया? क्लास के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो फ्रेज और क्लास दोनों अच्छे से क्लियर हुए। चलिए अगली इकाई पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है, वो है सेंटेंस। लास्ट और सबसे बड़ी इकाई को क्या नाम दिया गया है? सेंटेंस के नाम से जाना गया है। और देखा जाए तो सेंटेंस भी अपने आप में क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, शब्दों का समूह है। अर्थ पूरा हो जाए तो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं, शीला इज ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है, शब्दों का समूह है। मेरी बात पूरी है या अधूरापन है? पूरा है कि नहीं है? मैं जो इंफॉर्मेशन देना चाहता था, मेरा अर्थ पूरा हो गया कि नहीं? मेरा मैसेज कंप्लीट हो गया कि नहीं? कि शीला इज ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक सेंटेंस बन गया कि नहीं? शीला इज ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है, ये हमारे लिए एक वाक्य बन चुका है। तो वाक्य वही कहलाएगा, ऐसा शब्दों का समूह जिसका अर्थ अपने आप में पूरा हो, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक, और सेंटेंस बन गया, फुल स्टॉप, ग्रामर आपकी खत्म। उसके बाद फिर से नया वाक्य बनाते हैं तो वापस यही वर्ड से ही शुरुआत करते हैं कि नहीं? यानी पूरी इंग्लिश जो है वो इसी तरह चलती है। यानी सबसे पहले हमारे पास जो ABCD थी उसको जोड़ जोड़ के, यानी अक्षरों को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। फिर शब्दों का समूह बनता है तो वो क्या बन जाता है? फ्रेज। और उसके अंदर जब कर्ता और क्रिया लग जाए तो वो क्या रूप ले लेता है? क्लास का। और क्लास जब अपना अर्थ पूरा कर ले तो हम उसको क्या कह देते हैं? सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, इफ, ये हमारे लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है कि नहीं है? और अगर मैं ये कहूं इफ यू, शब्द है या शब्दों का समूह? शब्दों का समूह, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? फ्रेज। यू को मैं सब्जेक्ट कह सकता हूं क्या? जी नहीं, यू हमारे लिए सिर्फ एक शब्द है। किसी भी शब्द को मैं सब्जेक्ट तब तक नहीं कह सकता जब तक उसके पास क्रिया नहीं है, क्योंकि कर्ता जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिया का ही होता है। अगर उसके पास क्रिया नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द मात्र बन के रहेगा। तो इफ यू, तो इस वक्त हमारे लिए क्या है? केवल और केवल शब्दों का समूह है। इसको मैं क्या नाम दूंगा? फ्रेज। और अगर मैं ये कह दूं इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, तो अब ये क्या बन गया? यू सब्जेक्ट का रूप ले लिया, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है? क्रिया मौजूद है कि नहीं? इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, तो अब ये हमारा क्या हो गया? क्लास। इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, अब ये क्या बन गया? क्लास, क्योंकि कर्ता और क्रिया दोनों मौजूद है कि नहीं है? और उसके बावजूद भी अर्थ अधूरा है। अगर तुम लेट आते हो, आगे क्या? अर्थ अभी भी अधूरा है कि नहीं है? इसलिए क्या बन गया? क्लास। लेकिन अगर मैं इसका अर्थ पूरा कर दूं तो इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो, आगे अगर मैं ये जोड़ दूं आई विल डिसमिस यू। इफ यू कम लेट, अगर तुम लेट आते हो तो आई विल डिसमिस यू, मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। अब मेरी बात कंप्लीट हो गई कि नहीं? तो अब ये शुरू से लेकर अंत तक हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया? एक वाक्य बन गया कि नहीं? अब हमारे लिए क्या है? एक सेंटेंस है। और सेंटेंस बन गया, फुल स्टॉप, ग्रामर हमारी खत्म। फिर से हम लोग एक नया वाक्य शुरुआत करेंगे, वापस से कहाँ जाएंगे? वर्ड पे आएंगे कि नहीं? यानी कि फिर से वर्ड बनाएंगे, उसका फिर वर्ड्स का ग्रुप बनाएंगे, फ्रेज, उसके अंदर कर्ता क्रिया डालेंगे, क्लास, और अर्थ पूरा करके क्या बन जाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस बन गया, फिर से दूसरे वाक्य बनाएंगे और फिर दूसरा वाक्य इसी तरह से शुरुआत होगी कि नहीं? यानी पूरी इंग्लिश जो है वो इसी तरह से चलेगी। यानी पूरी इंग्लिश जो है इन 4 इकाइयों में बटी हुई है। सबसे छोटी इकाई को क्या नाम दिया गया है? वर्ड। और सबसे बड़ी इकाई को सेंटेंस। और बीच में 2 कौन सी यूनिट हैं? फ्रेज और क्लास।
दोनों में अंतर क्या है कि फ्रेज सिर्फ शब्दों का समूह है और क्लास के अंदर कर्ता क्रिया दोनों शामिल है। समानता क्या है दोनों में, अर्थ दोनों का ही क्या है, अधूरा होता है। तो पूरी इंग्लिश जो है वो इन 4 इकाइयों से ही बनती है। ठीक, बिल्कुल सीधा सिंपल सा तरीका है। इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, बस आप उसको एक बेसिक तरीके से, एक बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप उसको लेकर समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगी। पूरी इंग्लिश जो इन 4 इकाइयों में ही बटी हुई है। बहुत ही देखने पर बहुत ही आसान दिख रहा है कि नहीं, आगे भी आसान ही रहेगा, बस आप चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से समझते हुए चलें। अब हम लोग एक एक इकाई के जब अंदर जाएंगे तो धीरे धीरे ग्रामर के नियम कायदे कानून खुलते जाएंगे। यानी कि पूरी इंग्लिश जो है इन 4 यूनिट से ही बनी हुई है। ठीक, अब अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए आपको इन्हीं 3 इकाइयों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तो कहना सही है या गलत? जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप वर्ड ही तो लिखोगे। आपके हाथ से पहले शब्द लिखा जाएगा, उसके बाद शब्दों का समूह बनेगा, उसके अंदर कर्ता क्रिया है तो वो क्लास बनेगा, और अर्थ पूरा करके ही तो वो सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको इन 3 इकाइयों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तो बात सही है। यानी सेंटेंस के अंदर शब्द भी समाहित होंगे, फ्रेज भी समाहित होगी और क्लास भी समाहित होगी। इन सब से मिलकर ही एक सेंटेंस बनता है।